सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। आज हम जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है उसके लिए बच्चे का मन किस तरह का होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी आपसे वार्ता करते हैं। देखिए, एक तो होता अध्ययन, अध्ययन के बाद हम करते हैं मनन, मनन के बाद चिंतन। ठीक, तो ये हो गया बेसिक। बेसिक से हम थॉट पे जाएंगे, थॉट से विजन पे जाएंगे। अब जो विजन है, विजन अपना हर बच्चे का अलग होता है। जैसे ये दृष्टा है, विजन का तो जो नई चीज खोजता है, वो जो दृष्टा होता है वो किसी चीज का विशेष अध्ययन करता है। जैसे न्यूटन से पहले भी सेब जमीन पर गिरता था, सब लोग देखते थे, लेकिन न्यूटन ने उस सेब को गिरने के बाद उसका विशेष अध्ययन करा और वो भौतिक विज्ञान का जनक बना, दृष्टा बना। तो ऐसे ही सवाल तो सब करते हैं, सीखते सब हैं। कुछ बच्चे उसमें से कुछ नया निकाल लेते हैं, और जब नया निकाल लेते हैं तो उनके पास तेज गति आ जाती है क्वेश्चन हल करने की, और वो जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखिए किस तरह हम सोचते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3, √11 प्लस √2 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी है, ये प्रश्न में पूछा जाता है, या इनको आरोही अवरोही क्रम में रखवाया जाता है। तो पहचानना यह है। अब देखिए, इन सबका योग 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 12 11 और 2 13, 11 2 13, सब 13 है। तो जब योग वाले सवाल हो तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिए, 8 पंजे 40, 7 छंग 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22। अब प्लस के सवाल में जो गुणनफल सबसे बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो गुणनफल सबसे छोटा है वो सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे इसका मतलब √7 प्लस √6, ये तो होगी हमारी बड़ी संख्या, और √11 प्लस √2, ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये सवाल नेगेटिव में है, माइनस में। माइनस में इसका उल्टा होता है, जिसकी गुणा बड़ी आएगी वो छोटी होगी, और जिसकी गुणा छोटी आएगी वो बड़ी होगी। देखिए, इनका सबका अंतर 2 2 है ना, जैसे उसमें योग 13 13 था। अब देखिए, इसकी अगर जो हम गुणा करें तो क्या आएगा, 7 पंजे 35, इसकी करें तो 15, इसकी करें तो 63, और ये 99। तो जो सबसे कम आई है वो तो बड़ी संख्या है, यानी √3 माइनस √5 माइनस √3, ये तो है हमारी बड़ी संख्या। और √11 माइनस √9, ये हुई सबसे छोटी संख्या। अब इन दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए। प्लस में जिसकी गुणा बड़ी वो बड़ी, जिसकी गुणा छोटी वो छोटी। और निगेटिव यदि आ जाए इस तरह का, तो फिर जो सबसे छोटी गुणा वो संख्या सबसे बड़ी, और जिसकी गुणा सबसे बड़ी वो सबसे छोटी संख्या। अब इस सवाल में पूछा इनमें से कौन सा गलत है, ये ढूंढना है कि गलत कौन सा है। तो जो बताया गया इन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे। देखिए, 5 पंजे 25 और ये 7 या 21, 25 और 21। तो 25 बड़ा है 21 से, प्लस का है, तो जो बड़ा गुणनफल आएगा वो संख्या बड़ी होगी। जिसका मतलब ये सवाल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब 7 छंग 42 और 8 पंजे 40, तो 42 भी बड़ा है 40 से, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब ये 7 छंग 42 और ये 15 × 45, तो 42 छोटा है 45 से, ये भी बात सही है।
अब हमसे पूछा गलत कौन सा है, 3 तो पर चौथा ही गलत होगा, फिर भी चेक कर लें। 9 तिया 27 और ये 6 6 36। 27 36 से बड़ा थोड़ी होता है, ठीक है ना, तो फिर ये ही गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के सवालों में ये भी आएगा ना कि कौन सा ये आरोही क्रम में लिखिए, संख्या लिख देगा, नीचे पूछा कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में है, कौन सा अवरोही, उन पर आप प्रैक्टिस करेंगे। आप ये बात समझ लीजिए, आगे जब हम अपनी क्लास में आओगे पेड में, तो वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के। आप देखिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 56 है और अंतर 44 है, बड़ी संख्या का मान क्या है। अब हम एक्स वाई मान के करते हैं, तो ऐसा करेंगे ना, एक्स प्लस वाई कुछ, यानी ये मान लीजिए 56 और एक्स माइनस वाई 44। अब हम क्या करते हैं कि इन्हें जोड़ दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जोड़ दें तो ये कट जाएगा ना, तो 2x बराबर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 100। तो x बराबर क्या आएगा 50, और फिर x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, x की वैल्यू यहां रखेंगे तो y आएगा 6। तो अब इस तरह के सवालों को हम जब हमने क्या करा, ये हमने अध्ययन करा, अध्ययन को हमने देख के कुछ समझा। अब चिंतन मनन करिए, चिंतन मनन करने से पता चला कि यदि योग और अंतर दिया हो, तो यदि उन दोनों को जोड़ कर आधा कर दें तो बड़ा पद मिलता है, बड़ी संख्या, और घटा के आधा करते हैं तो छोटी संख्या मिलती है। अब देखिए हमने क्या करा, इसे सीधा मन में कर लेते हैं, 56 44 100, 100 का आधा 50, तो इन्हें पूछा बड़ी संख्या ये होगी। पूछता कि छोटी संख्या क्या है, तो घटा लेते हैं, 56 में 44 घटाते, ये 56 में से 44 घटाते हैं तो उसका जो घटका आता है उसका आधा कर देते हैं, तो वो क्या आता है, छोटी संख्या आती है। आप देखिए अगला, यानी वो संख्या 6 हो जाती है, अंतर 12 आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा है लाभ पर, तो जितने लाभ पर बेचा उतने हानि में बेचे तो इतने में बिकती है। तो अब ये लगाइए कि जितना जुड़ा उतना ही घटा, ये तो हो गया योग और अंतर। जितना मान बढ़ा उतना ही मान घटाया गया और दो वैल्यू आई, तो उन दोनों को जोड़ के यदि हम आधा कर देते हैं तो फिर हमें बड़ा मान प्राप्त हो जाता है, ठीक। और घटा का आधा कर दे छोटा वाला, और यदि जोड़ का आधा कर दे तो जो बैलेंस जिससे घट रहा है और जिससे बढ़ रहा है। यानी ये जो सवाल है इसमें क्या करें, इससे और इसे जोड़ दे, क्योंकि जितना इसमें जोड़ा गया है उतना ही घटाया गया है। और जब हम दोनों जोड़ का आधा कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जिसमें से हम जोड़ रहे थे, जिसे जोड़ के या जिसमें से घटा के ये आ रहा था, वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 10 8 और 2 10 हासिल 7 और 9 16, 6 4 10 11। अब देखिए 8 और 2 10, अब ये हो गया 10 हासिल 1, 10 और 6 16 हासिल 1, 6 4 10 11 बटे 2 कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16। अब देखिए इस तरह के सवाल भी आते हैं कि सीता गीता से उतनी बड़ी है जितनी वह सुनीता से छोटी है। यदि सीता और सुनीता की आयु 40 है तो जो बीच में गीता है उसकी आयु पूछते तो क्या करेंगे, 40 का आधा कर देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगी। इस तरह के सवाल रीजनिंग में आते हैं या आयु में आएंगे, हम आपको कराएंगे जब आप हमारे पूरा कोर्स पढ़ेंगे, पूरा गणित का अध्ययन करेंगे तो आपको हर चीज डिटेल से मिलेगी। अब देखिए एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, और ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की गति से नाव चलाता है। शांत जल में किस गति से नाव चलाएगा। देखिए जब वो धारा की दिशा में चलता है तो नाव की चाल को पीछे धक्का कौन देती है, धारा, तो वो जुड़ जाती है ना। और जब वो धारा के विपरीत चलता है तो नाव की गति को कौन धक्का, उल्टा धक्का देती है, वो भी धारा। तो इसका मतलब जब वो उस दिशा में चलता है तो नदी की चाल जुड़ती है, और जब वो विपरीत दिशा में चलता है तो नदी की चाल घटती है। तो जितनी जुड़ती है उतनी घटती है। तो क्या कर दें, जोड़ का आधा कर दें। जोड़ का आधा कर देंगे तो नाव की चाल आ जाएगी, क्योंकि नाव तेज बहती है पानी से। तो अब देखिए जोड़ का आधा कर दिए, 16 और 4 20, 20 का आधा 10, तो शांत जल में नाव की गति हो जाएगी 10। और जो पूछता है कि धारा की गति क्या है, यानी नदी किस वेग से बह रही है, तो हम क्या करते इसे घटा लेते,
यानी 16 में से 4 घटाते हैं तो 12, और 12 का आधा 6, तो इसका नदी का बहाव 6 है। तो जब ये 10 में 6 जोड़ते हैं 16 हो जाती है, और 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 हो जाती है। ये है विजन। इसी को अपने अंदर एक दृष्टिकोण तैयार करना होता है, वो हर क्वेश्चन के लिए आपको करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए ये सवाल है गुणा के। अब इनकी गुणा करने में तो हमें बहुत समय लगेगा। अब इसके लिए हम वैदिक गणित का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिट सम। अब डिजिट सम में देखिए 8 4, भाई 0 को तुम लेंगे 8 4 12, और 12 में 1 और 2 होता है तो इसका डिजिट सम 3 हो गया। अब ये हो गया 5 3 8 और 8 16, 16 में 1 और 6 यानी डिजिट सम 7 हो गया। अब 9 तो डिजिट सम में लेते ही नहीं, बटे 2 हो गया, तो यह आ गया आपका 7 या 21, 21 बटे 2। अब 3, इसका 2 और 1 का 3 हो जाएगा डिजिटल सम बटे 2। अब डिजिटल सम में जब बटे में कोई संख्या आती है तो प्रयास ये करते हैं कि वो 1 बन जाए। 1 का मतलब 10 बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दो तो बन जाएगी ना, तो 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 10, तो 15 का डिजिटल सम 6 और 10 का 1, तो इसका मतलब जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए 1 और 3 4 और 2 6। अब इसका देखिए ये तो 8 हो रहा है, ये 9 9 को हटा देते हैं, ये 3 6 9, इसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। तो इसलिए जब हम वैदिक गणित में डिजिटल सम का यूज करते हैं तो जो गुणा भाग घटा, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन में अधिकांश क्वेश्चनों को हम डिजिट सम से ही क्या करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डिजिट सम से कर ले। 4 3 7, 3 ये 5, ये 5, ये 3, और इसको भाग कर दें हम 7 से। ठीक, इसका डिजिटल सम 4 3 0 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5, 3 और में 0 जोड़ेंगे 3, और 2 और 5 7। ठीक, अब इस ब्रैकेट को देखो, 7 पंजे 35, 35 का 8, 5 दिया 15, 15 का 6 भाग 7। अब देखिए ये बचा 2 बटे 7। अभी बताया था कि नीचे हम उस संख्या से गुणा करते हैं जिससे हमारा डिजिटल सम 1 बन जाए। तो 7 चौक 28, और 28 में 2 और 8 10, और 10 में 1 और 0 1, तो क्या करें 4 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 8 बटे 28। ये तो 8 ही रहेगा, नीचे 10 का क्या बन गया, 8 और 2 10, 1 बन गया, तो जिसका डिजिटल सम 8 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसका 5, 3 और 2 5 और 8 13, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। ये 4 और 3 7, 7 और 8 15, इसका 6 आ रहा है। अब ये 7 3 10 8 18, 18 का 9 आ रहा है। 9 को हम लिखते नहीं है, 9 को शून्य कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। अब 6 3 9 हो गया, तो 9 खत्म हो गया, क्या बचा 8, या इसे जोड़ लीजिए 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 में 7 रहेगा 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका डिजिटल सम 8 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी इस तरह कर लीजिए। 3 और 7 10 18, 18 में 8 और 1 9 खत्म हो गया, तो 5 हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दीजिए। 9 तो खत्म कर ही देते हैं, ये 1 0 0 1 ही रह जाएगा, बराबर 8 और 1 9, और ये 7 आ गया। अब क्या हुआ देखिए, x प्लस 4 बराबर 7, तो x बराबर 3, जिसका डिजिटल सम 3 होगा वो हमारा आंसर होगा। 5 5 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 में 2 और 2 4, डिजिटल सम 4, ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये 6 4 10, 10 5 15 5 20, 20 का डिजिटल सम 2, ये भी आंसर नहीं है। 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 में 9 और 1 10, 1 आ गया, ये भी नहीं है। अब 5 और 5 10, 10 4 14,
14 7 21, 21 में डिजिटल सम 3 2 1 3, तो हमारा आंसर डी होगा। तो इस तरह से हम सवालों को जल्दी से हल किया करेंगे। धन्यवाद।